गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। इस कहानी को लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो आइए सबसे पहले हम प्रेमचंद के बारे में समझते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम यानी उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक की ही हो पाई, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता ना होने की वजह से इनका जो बचपन था वो काफ़ी अभाव में बीता और इनकी पढ़ाई भी सिर्फ बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन उस समय अपना भारत देश आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दी और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह ये समर्पित भी हो गए। उसी समय ये जो है साहित्यिक से भी जुड़ गए। 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमासरम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद के निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में अर्थात बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय होते हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत बड़ा है या व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। एक चमत्कारिक रूप से जो है देखने को मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखक की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार होती है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक भी किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि कृषक समाज में किसान अपने पशुओं के साथ किस तरह से संबंध बनाकर रहता है, इस बात को बताया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो ये था इनका जीवन परिचय बच्चों। अब हम शुरू करते हैं कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अब यहाँ आप लोग को समझना है कि जो जानवर है उसमें गधा जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम लोग भी जब किसी आदमी को पहले दर्जे का यानी फर्स्ट क्लास का बेवकूफ़ समझना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो उसको बेवकूफ़ ना कहकर सीधा गधा बोलते हैं, यानी कि वो बेवकूफ़ है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। सहिष्णुता अर्थात प्रेम, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब जो गाय बच्चे को पैदा की हुई होती है जल्दी वो गाय अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंघनी का रूप भी धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है, अर्थात बच्चों जब बारिश का समय होता है तो उस समय कभी कभार वो कीचड़ में लौट लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब एक दुख हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देता है। सुख, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हमने नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप से देखा जाए सारे गुण गधे में पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब ये बच्चों आपको समझना है कि उसका सीधापन है कि वास्तव में वो बेवकूफ़ है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं,
चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यही हाल गधे का है। गधा कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब उसको लोग बेवकूफ़ और मूर्ख समझते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। वो क्या है बच्चों? तो वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो अभी यहाँ देखो, बछिया के ताऊ जो शब्द आया है ये मुहावरा है, यानी बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट भी करता है बैल। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, लेकिन गधा जो है ये सारे गुण से वंचित रहता है। अब यहाँ बच्चों शुरू होता है किसान ने जो दो बैलों को अपने पास रखा है उसकी कहानी, यानी दो बैलों की कथा अब यहाँ से शुरू होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब दोनों भाई के जैसे रह रहे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, भगवान द्वारा जो है प्रदत्त की हुई कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसीलिए दोनों मुख भाषा में एक दूसरे से बातें कर लेते थे, एक दूसरे की बातों को समझ भी लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब मार ताड़ के भाव से नहीं, प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे कंधे पर हो, मेरे गर्दन पे हो। यानी हीरा सोचता कि मैं ज़्यादा भार खींचूँ, मोती सोचता मैं ज़्यादा भार खींचूँ। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नाद में, नाद यानी बच्चों उनके खाने का पात्र है, बर्तन है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह से दोनों एकदम साथ में मिलकर के खाते पीते उठते बैठते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे भेजे जा रहे हैं कहीं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। यूँ बेचा जाना उन्हें अर्थात बैलों को अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखो यहाँ भी एक मुहावरा आया, दांतों पसीना आना, यानी बहुत कठिन काम करना। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागने लगते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, यानी भागने के लिए। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? मतलब उन बैलों को तो ऐसा लग रहा था कि हमारे मालिक ने आज हमको बेच दिया है, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने इसे जालिम के हाथ हमें क्यों बेचा? मतलब इस तरह से दोनों बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान अगर हमें बाड़ी दिए होते तो इस तरह से हम अपने मालिक से बात करते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, यानी जब उनको चारा दिया गया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, इसीलिए दोनों बैल खा नहीं रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों यानी तिरछी नज़र से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सभी सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय इतनी दूनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में मारा और रस्सी टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, मतलब अपनी जगह पे आकर के। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटनों तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह भी झलक रहा है।
तो इस तरह से झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब देखो यहाँ स्नेह से गदगद होना भी एक समझ लो मुहावरा है, यानी प्रेम से पुलकित होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। घर और गांव के लड़के वहां पे जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अब अभिनंदन पत्र के रूप में उन्होंने कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बालक बोलता है, बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी है, इसीलिए तो यहाँ तक चले आए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों को यह आपेच ना सुना सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते, इसीलिए भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ यानी गुस्से में कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरे ने चिढ़ाया अपनी पत्नी को, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वह तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। इतना उसकी पत्नी जो है चिल्ला चिल्ला के बोली। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए और कुछ भी नहीं दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे बैल कि शायद अभी कुछ मिलेगा, मालिक लाएगा खाने के लिए। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेगी, ऐसा बोला मजूर। अगर मैं ला के डाल दूंगा तो मालकिन मुझे मार डालेगी। तो बोलता है झूरी, जा चुरा के ला और डाल दे। तो फिर बोलता, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की जैसे कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मोती थोड़ा उजड़ किस्म का था और हीरा जो था वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया, मतलब मारा होगा उसको। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया उसके सामने। अपने दोनों बैलों को खाली चूनी सब कुछ दी, मतलब उसके पास भी 2 बैल थे तो उनको खाली चूनी भूसा सब कुछ दिया और इसको सिर्फ भूसा दिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था और उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई दोनों बैलों ने, देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे तो मोती को गुस्सा जो है आ गया और वो गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर वो भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में आते ही नहीं, इतना दूर भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूँगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ऐसा जो है हीरा समझा रहा है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। पहुंचा और दोनों को पकड़कर लेकर चला गया। गया आया और वहां पे पहुंचा और दोनों को पकड़कर लेकर चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट कर मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक सभी समझ गए कि इस वक्त नहीं मारना या टाल जाना ही जो है सबसे अच्छी बात है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी उनको जो है ऐसा लगा कि इस घर में कोई हमको समझने वाला, प्यार करने वाला है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, प्रेम हो गया था।
दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां आकर खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं थे, मतलब खुश रहते थे और तंदुरुस्त थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा और क्या। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी अगर उसके बाप को मार दोगे तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को भी मारती है। लेकिन औरत जात पर सीख चलाना मना है, यह भूल जाते हो, ऐसा हीरा समझा रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हीरा, बताओ तुड़ाकर भाग चले क्या? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, यानी रस्सी को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी जब जानेंगे इसने बैल को खोला है। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब खोल दिया, भगा भी दिया और बता भी दिया कि जा रहे हैं अपने पिता से। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वह दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर भी गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का फिर मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका पता भी नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं से मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़े। ऐसा दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहे आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, फिर इसके बाद खाने लगते मटर। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मतलब दोनों ऐसे दोस्ती में खेल रहे थे। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया थोड़ा। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झाग रहे थे। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत मोटा तगड़ा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। दोनों बैल इस तरह से सांड को देखकर बातें कर रहे हैं। इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है इसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू गिनती ना सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले अपने यहाँ से? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखो, एक मुहावरा आता है 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। और जो दौड़ाएं तो क्या करोगे? तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, यानी उसको मारें। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय और कोई नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, दो से तो लड़ा ही नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर नहीं देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर तो हीरा ने दूसरी तरफ से सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, मतलब उस सांड को मार ही डालूं। तो हीरा ने समझाया तिरस्कार करते हुए कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए।
यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए फिर ना उठे, ऐसा मोती कह रहा है। अब घर कैसे पहुँचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे ना, ऐसा दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े आ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर यानी उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी जो है पकड़ लिया, यानी दोनों बैल पकड़े गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में कर दिए गए बंद। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ भी नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, जैसे लगे मरे हुए हैं। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। अब उनको भूख लगी थी तो भूख मिटाने के लिए बच्चों वो जो दीवार थी उसकी भी मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती है? क्या दीवार की मिट्टी चाटने से पेट भरता है? नहीं। तो फिर उनकी भी पेट नहीं भरी। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब क्या करें? मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, ऐसा हीरा समझा रहा है। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। जिस घर में यहाँ पे हैं हम बाड़े में, इसकी दीवार ही चलो तोड़ देते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पे अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। इस तरह से बच्चों दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। थोड़ा सा दीवार टूट गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? कुछ मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारा कि किस काम का, और बंधन में भी बंध गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। इस तरह से हीरा बोल रहा है। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मारना ही है। सोचो दीवार कूद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सबके सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा लगा कर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ऐसा लगा जैसे जो सब बेहोश थे सबके होश आ गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। पहले फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं। पर गधे अभी ज्यों के त्यों वहाँ पे खड़े थे, वो नहीं भाग रहे थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर से पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर, अभी तो भागो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पे पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी भी वहीं पे खड़े सोच रहे थे कि भागे कि ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं कभी भेंट हो जाएगी हमारी तुम्हारी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, और वे सब कम से कम हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही यानी सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली मच गई जब देखा होगा कि एक भी जानवर नहीं है बाड़े में। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी एक घास भी ना डाला।
हाँ, एक बार पानी जरूर दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक भी ना जाता था, क्योंकि 1 हफ्ते से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनकी ठठरियाँ निकल आई, मतलब हड्डी भी दिखने लगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, मतलब ऐसे मरेले बैल को कौन खरीदेगा। सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान हो दोनों मित्र के दिल कांप उठे, मतलब समझ गए ये जरूर खरीद लेगा हम लोगों को। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी डरते हुए देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें भी हमारे ऊपर दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? अभी भी बचाएंगे शायद। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ऐसे दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे अपने। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब उनके एक एक मांस का टुकड़ा काँप रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, इतने कमज़ोर हो गए थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाती तो जोर से डंडा जमा देता था, मारता था। जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी एक झुंड हरे हरे हार यानी खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दोनों भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, मतलब ऐसे दोनों बैल सोच रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई जब रास्ता देखा कि हम तो इसी रास्ते से आए थे। आह, यह लो, अपना घर, अपना हार यानी अपना खेत ही आ गया। इसी कुएं पे तो हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ रहा है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त हो करके बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, स्वतंत्र रूप से यानी बछड़ों की भांति खेलते हुए, कुलेल करते हुए, कूदते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आकर खड़े हो गए, मतलब जहाँ पे उनको बांधा जाता था। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके ले आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? किसी का कोई हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ऐसा झूरी जो है सफाई दे रहा है। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हट गया, मतलब मोती मारने दौड़ा। मोती ने पीछा किया, दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि मैं गांव में तुझे आने तक ही नहीं दूंगा। गांव के लोग यह सब तमाशा देखते थे और हंस रहे थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मुझे। मर जाऊँगा पर उसके काम कभी नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। अब आए तो बताता हूँ मैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, यानी प्रेम कर रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी खुशी का माहौल छा गया। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, मतलब मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी को भी समझ में आ गया कि हमारे बैल जो हैं वो खराब या नमक हराम नहीं हैं। अब बच्चों, ये थी 2 बैलों की कथा की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई।
अब उससे संबंधित नीचे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको बुक में से ढूंढ के लिखना है। सबसे पहले आपको इस पाठ को 2 बार पढ़ना है और इन सारे प्रश्नों के उत्तर कंपलसरी लिखना है, लिखकर याद भी करना है। और नीचे ये शब्द संपदा दिया है, इसको भी लिखकर याद करना है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।